चलिए, आज सभी को पिछले क्लास में पीट 2 बता दिया गया था। आज हम लोग पीट 3 लेकर चलेंगे। तो आप सभी किताब को निकालिए और सामाजिक विज्ञान लिख लीजिए। सामाजिक विज्ञान आज क्या चलेगा? P3 है ना। कल आप लोग का P2 बता दिया गया था। आज हम लोग P3 चलेंगे। चलिए, तो हम लेट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? सबसे पहले आप लोग देखना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है ना? हमको एक भी हमको मेंशन में आना चाहिए। ऑप्शन ए, खाद्यान्न के उत्पादन से। ऑप्शन ए, खाद्यान्न के उत्पादन से। बी, तिलहन के उत्पादन से। लघुत्तम में सब लोग तिलहन का उत्पादन से। सी, दूध के उत्पादन से। जो घटा उत्पादन और मत्स्य का उत्पादन से। मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन। देखिएगा, आप सभी ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन में हरित क्रांति का संबंध किससे है उसके बारे में पूछ रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और आप लोगों को 9 क्लास में है ना, रामपुर का जो कहानी है पहला पार्ट है ना, उसमें बताया गया है कि हरित क्रांति किससे है। ऑप्शन, खाद्यान्न के उत्पादन से है ना। खाद्यान्न, हाँ ठीक है। खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन का उत्पादन से, दूध का उत्पादन से और मत्स्य का उत्पादन से। तो बताइए, रामपुर में है ना, जो आप लोग अध्याय 1 में 9 क्लास का जो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र है उसमें आप लोग पढ़े हैं है ना कि क्या है, खेती से। तो खेती तो अनेक प्रकार, दूध खेती होती है, तिलहन का उत्पादन से हुआ था, मत्स्य का नहीं। तो याद रखिएगा, वह धान उन आगे बढ़ाने का काम करते, यानी खाद्यान्न के किसके? खाद्यान्न का उत्पादन से। खाद्यान्न का उत्पादन तो क्या करना है, ए में टिक लगा लेना है, खाद्यान्न से। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उत्पादन है? निम्न में से, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी है। देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? क्या है? कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो चलिए, ऑप्शन ए, औजार। ऑप्शन ए, औजार। बी, मशीन। सी, भवन। और डी, नकद। नकद नकद पैसा तथा कच्चा माल। नकद
पैसा या कच्चा माल। यहाँ पे टीचर को गलती नहीं आ रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है ना? तो आप याद रखेंगे, पहला औजार, बी मशीन, सी भवन, चौथा नगद पैसा या कच्चा माल। अगर इस तरीका से आपका क्वेश्चन अगर आता है तो निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? वो है आपका औजार। औजार से ही कार्यशील पूंजी का उदाहरण। तो क्या टिक लगाना है? औजार लगा लेना है टिक, औजार आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? एक गैर कृषि क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? कहना यह है कि जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, उसमें से कौन सा गैर कृषि है उसको बताना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन देने के बाद आप ऑप्शन देने के बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। पहला, खेती की जुताई करना। ए, खेती का जुताई करना। बी, सिंचाई करना। सी, फसल की देखभाल करना। और डी आपका लास्ट डी क्वेश्चन है, ऑप्शन है खाद एवं बीज की बिक्री। खाद एवं बीज की बिक्री। चलिए एक बार और समझिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? ऑप्शन ए, खेती का जुताई करना। बी, सिंचाई करना। सी, फसल की देखभाल करना। और डी, खाद एवं बीज की बिक्री। तो आप सभी जानते हैं कृषि मतलब क्या होता है? खेती करना। कृषि मतलब क्या होता है? खेती करना। तो खेती से संबंधित क्या क्या है तो बताइए। जब आप खेती कीजिएगा तो खेत में जुताई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो कृषि में आ गया कि नहीं? दूसरा है ना सिंचाई करना। तो बताइए कि आप जब अपने खेत में कृषि कीजिएगा तो पानी की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसको सिंचाई कीजिएगा कि नहीं? ये भी तो आ गया ना। तीसरा क्या है? फसल का देखभाल करना। जब आप खेत में फसल को उगा दीजिएगा तो उसको खाद दूध की जरूरी पड़ेगा, देखभाल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। चौथा, तो देखभाल, फसल का देखभाल करना किस क्षेत्र में आ गया? कृषि का ही क्षेत्र में आया। तो ये तो तीनों कृषि का क्षेत्र में आ गया। चौथा देख लेते हैं क्या है? खाद एवं बीज बिक्री। बताइए, खाद खरीदना या बेचना या बीज को बेचना ये खेती में आ गया? कृषि में आया? कृषि में ये नहीं आया। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो खाद एवं बीज की बिक्री या खरीद करना, ये बिक्री करना, ये आपका गैर कृषि है। क्या है? गैर कृषि है ना। कृषि क्या है? सिंचाई करना कृषि से संबंधित है, खेत का जुताई करना कृषि संबंधित है, और फसल का देखभाल करना कृषि से संबंधित है। लेकिन गैर कृषि इसमें क्या है? ऑप्शन डी जो कि लिखा हुआ है खाद एवं बीज की बिक्री। कोई दिक्कत? टिक लगा देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है?
किस प्रकार की जनसंख्या कभी-कभी आप लोग को बोल देते हैं, गलत करते हैं, तो आप लोग बुरा ना माना कीजिए, बोलिए समझना कीजिए कि हम लोग जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अर्थव्यवस्था आपको रैंक मंत्री अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। लेकिन वर्ड मीनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के परिसंपत्ति है? ऑप्शन ए लिख लीजिए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। शिक्षित एवं स्वस्थ स्वस्थ जनसंख्या बी में लिख लीजिए आप, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या सी क्वेश्चन है, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। तो देखिए और डी क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है ना? शिक्षित और स्वस्थ, है ना? बी शिक्षित एवं अस्वस्थ, अशिक्षित एवं मतलब अस्वस्थ या स्वस्थ, या इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, देश की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाने की बात है तो इन्हें नहीं अच्छा आ रहा, बलर हो जा रहा, पता ही ना चल रहा। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया है ना? तो चलिए इसको दोबारा हम आप सभी को अच्छे तरीके से, हाँ, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था का परिसंपत्ति है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति शिक्षित है और वो बीमार है तो देश को आगे बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। आप कतनों पढ़े लिखे हैं लेकिन घर में तकिया लगा के और खटिया पे सुतल है, तो बताइए आप बढ़ सकते हैं? दूसरा, कतनों आप स्वस्थ है ना, लेकिन आप मतलब मोटा ताजा है लेकिन पढ़ा लिखा को है ही नहीं, तो बताइए आप बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या इससे संबंधित हुआ कि शिक्षित भी होना जरूरी है और स्वस्थ भी होना जरूरी है ना? तो शिक्षित और स्वस्थ क्या है? अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और कतनों आप स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब होता है कि आप बीमार नहीं है, तो बताइए आप अर्थव्यवस्था के परिसंपत्ति नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कैसे आप आगे कीजिएगा, है ना? आप बहुत तंदुरुस्त है लेकिन पढ़े लिखे ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आंसर आएगा आपका शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। यानी आप स्वस्थ होना चाहिए और उसके साथ साथ शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और बीमार आप ना हो, तभी आप अर्थव्यवस्था किस प्रकार अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति हो सकते हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं और आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको और एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? 9th क्लास में
हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, हरित क्रांति का संबंध खदान से है, यानी फसल से है। उसको क्या चीज से है? फसल, है ना। खदान या फसल से ही संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो याद रखेंगे, औजार कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन में खाद एवं बीज बिक्री गैर कृषि है। सिंचाई करना कृषि के संबंध में आ जाएगा। खेती का जुताई करना कृषि से संबंध में आ जाएगा। और उसके साथ साथ फसल को देखने का काम कृषि में आ जाएगा। एकमात्र जो गैर कृषि में आएगा वो खाद एवं बीज बिक्री का काम है, वो कृषि में नहीं आएगा, वो गैर कृषि में आएगा। कोई दिक्कत? आगे है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो याद रखेंगे कि आप शिक्षित भी हो और उसके साथ साथ स्वस्थ भी हो, बीमार भी ना हो, तभी आप अर्थव्यवस्था का परिसंपत्ति हो सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवा क्या कह रहा है? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। जब उच्च डिग्री धारी को रोजगार नहीं मिलता है। बी, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। जब किसी खास फसली में ही रोजगार मिलता है। सी, मौसम अगला है, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जब वर्ष के महीने में क्या है? जब वर्ष के महीने, कुछ महीने, वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता। डी ऑप्शन, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। चलिए आप सभी पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कर रहा है। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? मौसमी बेरोजगारी आप किसे कहते हैं, है ना? इससे क्या आप समझते हैं? ऑप्शन ए, जब उच्च डिग्रीधारी को रोजगार नहीं मिलता है। ऑप्शन बी, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। ऑप्शन सी, जब वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। याद रखिएगा
मौसमी बेरोजगार से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगार का मतलब होता है कि किसी खास मौसम में ही अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो ही हम उसे मौसमी रोजगार कहते हैं। ठीक है, किसी खास मौसम में। अभी आप देखे होंगे कि धान बुआई, धान बुनते हैं लोग ना, रोपते हैं। धान जब रोपते हैं तो लोग को रोजगार मिलता है, इसके बदले क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। तो ये मौसमी रोजगार हो गया कि धान का समय आएगा, कटनी का समय आएगा तो काटने में मिलेगा, और रोपने के समय आएगा तो रोपने में मिलेगा। तो ये क्या हो गया? मौसमी रोजगार मिला, है ना। मौसमी बेरोजगार से, है ना, कोई दिक्कत है ना। तो मौसमी बेरोजगार से क्या तात्पर्य है ना। तो मौसमी बेरोजगार उसे कहते हैं यानी मौसम में ही सिर्फ उनको रोजगार मिलता है और बाकी रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है ना। बताइए, जो उच्च डिग्री हासिल कर लिया है उसे मौसम से क्या मतलब है ना। और जब वो इसके कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है ना, तो ये कुछ महीने में प्राप्त नहीं होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर आएगा जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसे मौसमी बेरोजगार कहते हैं। यानी मौसम में उसको रोजगार मिला और मौसम के बाद क्या है? बेरोजगार हो गया। क्या हो गया? बेरोजगार। अगला, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानून का शासन, ए कानून का शासन, बी राजा का शासन, सी लोगों का शासन, लोगों का शासन, डी कुछ विशेष लोगों के शासन, कुछ विशेष लोगों की शासन। देखिए क्या है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र किसको कहते हैं? क्या ऑप्शन है कानून का शासन को लोकतंत्र कहते हैं? क्या राजा का शासन को लोकतंत्र कहते हैं? क्या लोगों को शासन को लोकतंत्र कहते हैं? या कुछ विशेष लोगों को शासन को लोकतंत्र कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कानून का शासन को लोकतंत्र नहीं कहते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है लोगों द्वारा चुने हुए लोगों के लिए लोगों का जनप्रतिनिधि को शासन लोकतंत्र कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लोगों को शासन को लोकतंत्र का मतलब है यानी जनता सर्वोपरि रहते हैं, यानी जनता जो कहेंगे, जनता जिनको वोट देकर जिता देंगे वही पर कोई भी शासन कर सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा लोगों का शासन को लोकतंत्र का मतलब होता है। लोगों एक भारत देश में लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र, लोग जब तक लोग किसी को सहमति नहीं करेंगे वो शासन कर नहीं सकता है। आप देखे होंगे कि कभी किसका सरकार होता है और कभी किसका सरकार होता है। जनता जिसे चाहते हैं उसका सरकार बना देते हैं, उस व्यक्ति को विधायक बना देते हैं और जनता जिसे चाहते हैं उसे हरा भी देते हैं, है ना। तो आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो बस आज P3 आज 60 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को छठ बाद बताया जाएगा, क्योंकि छठ का त्यौहार 3 दिन का छुट्टी रहेगा। इसके बाद आप लोग का छठ के त्यौहार के बाद आपको विशेष तैयारी कराया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? हाँ, तो चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो किसी खास मौसम में जिसको रोजगार मिलता हो और बाद में उसको रोजगार नहीं मिलता हो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है शासन, है ना। लोगों को शासन को लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? धन्यवाद।